Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are fine. Chemical kinetics का हमने टॉपिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका आज लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री कंसेप्ट अंडरलाइन कम्प्लेक्स एंड फास्ट रिएक्शन। बहुत ही आसान टॉपिक है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन से होते हैं और कम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल स्टेप रिएक्शंस होंगे, ऐसी रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होंगे उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे उन्हें हम कम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। वो हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे। होप सो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमारा कम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन। कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी रिएक्टेंट ए है जो अपना प्रोडक्ट बी बना रहा है। रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है जिसको हम K1 का नाम दे रहे हैं और ये प्रोडक्ट अब एक्ट एज अ रिएक्टेंट वर्क कर रहा है जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है C, और इस रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं KC। जी देखते हैं इस रिएक्शन में क्या हुआ है। दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोज और कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट स्टेप्स। ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट स्टेप में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट पहले डिकम्पोज हो रहा है और प्रोडक्ट को मुख्तलिफ स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा है। इन सच रिएक्शंस द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एक्ट एज अ रिएक्टेंट फॉर अनदर एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं पहले समझा चुकी हूँ कि ऐसे रिएक्शन यानी इस रिएक्शन के अंदर हमारी क्या बात हो रही है। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, एक्ट एज अ रिएक्टेंट वर्क कर रहे हैं फॉर अनदर एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरे एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। हाँ जी, एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं और ताकि आपके कंसेप्ट मज़ीद अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। रिएक्टेंट ए हमारा प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट ए अपना प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट ए के पास एक मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल होंगे रिएक्टेंट ए के बाद? ओनली वन मॉलिक्यूल है। रेट ला इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ए जिसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। जब इसके पास सिर्फ इस पूरे रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो हम उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे। जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा जिस रिएक्शन के अंदर वो हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर होंगे। इस 1 से अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और हमारे पास दूसरे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट ए के पास ओनली 1 मॉलिक्यूल है एंड रिएक्टेंट बी के पास भी हमारे पास हमारा 1 मॉलिक्यूल है। रेट ला इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ए जिसका कोफिशिएंट 1 है एंड कंसनट्रेशन बी जिसका हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जिनको हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ए प्लस ए की जिसको हम 2A भी लिख सकते हैं जो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है यानी अपना प्रोडक्ट बना रहा है। रेट ला इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ए। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है इसके अंदर कौन सा हमारे पास ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। इसके अंदर 3 हमारे पास रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट ए, बी एंड सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं अपना। रेट ला इज इक्वल टू के रिएक्टेंट ए जिसके हमारे पास 1 होगा कोफिशिएंट, रिएक्टेंट बी जिसके पास 1 है एंड रिएक्टेंट सी जिसके पास हमारा 1 है कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? टर मॉलिक्यूल होंगे। कौन से होंगे? टर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगे जिसके अंदर 3 रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं इस हमारे टॉपिक को। होप्सो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये वाली एग्जांपल्स आपको समझ आ चुकी होंगी। बहुत आसान से एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मज़ीद हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल्स लेते हैं और उसके ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। जी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमने प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास रेट ला इक्वल है के NO2 और जिसकी हमारे पास कोफिशिएंट भी 2 बन रहा है। अब इसके अंदर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमने पहले जो हमने ए और बी वाले अपनी एग्जांपल्स की थी एज ए रिएक्टेंट, तो हमने अपने रिएक्टेंट को लिया था और उसी को हमने रेट ला के इक्वल बताया था कि हमारे पास, क्योंकि रेट ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो हमारे रिएक्टेंट ही होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है बट यहाँ हम लोग जस्ट 1 रिएक्टेंट लिख रहे हैं। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड हमने क्यों नहीं लिखा? हमारा क्वेश्चन ये है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, इसमें समझते हैं कि हमारा इसमें क्या पूरी स्टोरी चल रही है इस रिएक्शन के अंदर।
मैकेनिज़म्स के ज़रिए से समझते हैं कि हमारा अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म करें तो किस तरह से करेंगे। का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, अपना प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। वो क्या कि यहाँ पर हमारे एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, और वो इंटरमीडिएट कौन सा है? वो इंटरमीडिएट हमारा ये है, NO3 हमारा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जहाँ पर हमारे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, जिस रिएक्शन के अंदर, जिस मैकेनिज्म के स्टेप के अंदर हम उसको स्लो स्टेप बोलेंगे। जब हम उसको स्लो स्टेप बोल रहे हैं तो जब यही इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और उस रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स के मुख्तलिफ सब्सटेंस के साथ, उसको हम फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। स्टेप 1 में हमारे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गया। इंटरमीडिएट हमारा NO3 है, इंटरमीडिएट है ये हमारा। इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है? इंटरमीडिएट ना तो रिएक्टेंट में शामिल होता है, ना ही हम इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और ना ही हम इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी इंटरमीडिएट को उठाकर हम स्टेप 2 स्टार्ट कर देते हैं। तो यही इंटरमीडिएट स्टेप 2 में यूज़ होता है, यूज़फुल है, और आगे हमारी रिएक्शन प्रोसीड इसके ज़रिए से हम करते हैं। तो इसी इंटरमीडिएट को हमने उठाया अपने स्टेप 2 में, जिसको हमने, हाँ एक और चीज़ ये है कि जो स्लो स्टेप रिएक्शंस होंगे तो हम उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? जहाँ पर स्लो स्टेप रिएक्शंस होंगे, जहाँ इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है, उन रिएक्शंस को हम RDS बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन क्यों है, हम बात कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गई है। यही इंटरमीडिएट अब आगे हमारे स्टेप 2 में वर्क करेगा। NO3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे, जिसको हमने K2 का नाम दिया है, और हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये हमारा फास्ट रिएक्शन होगा। अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा मैकेनिज़्म सही है या नहीं, तो हम किस तरह से करेंगे? ये हमारा एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। किस तरह से करेंगे? हम यहाँ अपने मैकेनिज़्म के सारे रिएक्टेंट्स उठा कर लिख देंगे। हमारे पास NO2, सेकेंड NO2, स्टेप 2 का रिएक्टेंट उठा रहे हैं हम, NO3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं? पहले की बात करते हैं। पहले उठाते हैं NO एंड NO3, नेक्स्ट NO2 प्लस CO2। तो यहाँ से हमारे NO2 और NO2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। NO3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आएगा? NO2, ये वाला NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यहाँ प्रोडक्ट कौन कौन सा हमारा है? NO एंड CO2। हाँ जी, अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा अभी हमने रिज़ल्ट निकाला है, क्या वो सेम है या नहीं है। सेम किस चीज़ से सेम है, किस रिएक्शन सेम है? जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था उससे सेम है या नहीं है। हमारे NO2, ये भी NO2, CO NO 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 CO2 एंड CO2। इसका मतलब हमारा मैकेनिज़्म बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे चलते हैं, आगे स्टेप करते हैं। सो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमने इसका मैकेनिज्म किस तरह से किया है। इसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म की फॉर्मेशन हुई है, उसको हमने स्लो स्टेप बोला है, और जहाँ स्लो स्टेप होगा उसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलेंगे। फिर यही इंटरमीडिएट को उठाकर हम अपने स्टेप 2 में यूज़ करेंगे, और उसे हम अपना ये फर्स्ट रिएक्शन बनाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये वाली चीज़ जो R इक्वल है NO2 के, जिस कोफिशिएंट 2, ये हमारे पास कैसे आया है? हमारे पास रिएक्टेंट तो ये हैं, बट हमारा जो R है, जो रेट ला है, वो इसके इक्वल है Y। ये हमारा क्वेश्चन है जी। देखते हैं, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के। किसके इक्वल होता है हमारा रेट? हमारा जो रेट है वो इक्वल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो हमारा इस स्टेप 1 में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी पूरे मैकेनिज्म, स्टेप 1 की बात नहीं करें, इस पूरे मैकेनिज्म में हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है? स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में हमारे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? हम प्रोडक्ट की तो बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने रेट ला किसके इक्वल है? कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन के इक्वल है। तो हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन
इज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है किसके, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का हमारे पास रिएक्टेंट कौन से हैं, NO2 एंड NO2। तो हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K1। K1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा K1 का रिएक्शन है। तो K1 रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट का नाम दे दें, इसको रिएक्टेंट बी का नाम दे दें। इसका कोफिशिएंट 1 है क्योंकि इसके साथ 1 कोफिशिएंट होगा। एंड रिएक्टेंट बी जो कि हमारे पास NO2 आ रहा है, इसका भी हमारा कोफिशिएंट 1 है, तो इसको कोफिशिएंट 1 का नाम देते हैं। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें क्योंकि सेम है, तो हम लिख सकते हैं रेट ला इज इक्वल टू K1 NO2 और इसका विद कोफिशिएंट 2। तो आ गया हमारे रिजल्ट। इसलिए हम इसको रेट ला को क्या बोल रहे हैं कि रेट ला इक्वल है NO2 विद कोफिशिएंट 2 के। हो सो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गई होगी हमारी एग्जाम्पल। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।